हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? 3 चैप्टर हमारे बायो के 11th क्लास की कंप्लीट हो गए थे। तो 11th की जो बायो है उसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हुए। आज हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 और उसका पार्ट है 1। पहला वीडियो हम चैप्टर नंबर 4 का बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर इस चैप्टर का नाम क्या है? प्राणी जगत। यानी एनिमल किंगडम, एनिमिलिया भी कह सकते हो ना आप इसे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनिमिलिया है, यानी प्राणी जगत है। एनिमल है वो कैसे डेवलप होते हैं, किस प्रकार से सर्वाइव करते हैं, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, कितने प्रकार से हैं वो एनिमल को डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, क्या क्या उनके लक्षण हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ते हैं। प्राणी जगत की बात करें तो हम पहले तो प्राणी जगत का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के आधार क्या हैं? कौन कौन से आधार पर आप जंतुओं को वर्गीकृत कर सकते हो? जितने प्रकार के एनिमल हैं उनको किस आधार पर उनको अलग अलग कर सकते हो? तो जो पहला आधार बनेगा वो बनेगा संगठन के स्तर के आधार पर। संगठन के स्तर, ये पहला टॉपिक है। इसके आधार पर जीवों को अपन डिवाइड करेंगे। जितने भी एनिमल इस दुनिया में पाए जाते हैं संगठन के आधार पर कैसे डिवाइड करेंगे? कंपोजिशन की बात है, लेकिन यहाँ पर है वो सेल्स। इशू क्या रहेगा? सेल का। ये जो सेल है ना, इस सेल का इशू रहेगा कि किसी में सेल है या किसी में टिश्यू है, किसी में टिश्यू सिस्टम है, यानी किसमें कोशिका बन रही है, किसमें कोशिकाएं उत्तक बना रही हैं, किसमें उत्तक बना रही हैं और किसमें उत्तक मिलकर अंग बना रहे हैं। इस प्रकार से कौन से में क्या क्या चीजें हैं, इसके आधार पर हम जीवों को वर्गीकृत कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सेल का नाम लिखा है यहाँ से अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके आधार पर जो सेल का नाम आता है, तो एक बात याद रखना, प्लांट्स के जितने भी एनिमल हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं है। प्रोकैरियोटिक आपको याद है तो पिछली कक्षा में देखा था कि मोनेरा वर्ग के जो प्राणी हैं वो सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। तो ये तो सवाल होना नहीं चाहिए कि प्राणी जगत या जो एनिमल जगत है उसके जो एनिमल हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका रखते हैं या यूकैरियोटिक। याद रखना, कौन से रखते हैं? वो यूकैरियोटिक रखते हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं रखते हैं। इसके आधार पर देखो जीवों का स्तर किस प्रकार का हो सकता है बेटे? पहला स्तर कोशिकीय स्तर हो सकता है, फिर उत्तक स्तर हो सकता है, और उत्तक स्तर के बाद में क्या हो सकता है? अंग स्तर हो सकता है। तो कोशिकाएं बहुत ज्यादा होती है, जैसे सिंपल कोशिका है ना उसको जीवद्रव्य स्तर का भी कहते हैं। ऐसे जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है उसे जीवद्रव्य स्तर के एनिमल कहते हैं, जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, इसमें एक ही कोशिका होती है ना, ये एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिका का दूसरा नाम जीवद्रव्य स्तर के कह सकते हैं। और कोशिकीय स्तर का मतलब कोशिकाएं तो बहुत ज्यादा है लेकिन कोशिकाएं उत्तक में नहीं बदल रही हैं, जैसे कि पोरिफेरा है ना। उसके बाद उत्तक स्तर की हम बात करें, उत्तक तो हमने देखे, उत्तक मिलकर उत्तक तंत्र नहीं बनाया तो हुआ, जैसे कि सिलेंट्रेटा। तो प्रोटोजोआ के प्राणी हैं वो जीवद्रव्य स्तर के होते हैं, पोरिफेरा के प्राणी हैं वो कोशिकीय स्तर के होते हैं, और सिलेंट्रेटा के वो उत्तक स्तर के होते हैं। बाकी आदिमानव सब में उत्तक तंत्र पाया जाता है, टिश्यू सिस्टम भी पाया जाता है, ऑर्गन्स भी आपको मिलेंगे उसके अंदर। तो ये प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, ये नाम आपने पहले छोटी क्लासों में 9th क्लास में पढ़े होंगे। आज हम इनको डीप से पढ़ते हैं। तो जब हम जानवरों का यानी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके वर्गीकरण का पहला आधार तो कौन सा है? संगठन का स्तर हमने ले लिया, और दूसरा जो आधार ले रहे हैं हम वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिमेट्री या सममिति। सममिति, अब ये सममिति क्या है?
देखो सममिति का मतलब ये रहता है कि यदि आप किसी जो एनिमल है उसके यदि आप ऑर्गन के आधार पर उसको दो भागों में डिवाइड करो तो क्या बराबर दो भाग हो जाते हैं, उसी को सिमेट्री कहते हैं। चलो मैं पहले ये दिखा दे रहा हूँ इसको ताकि आपको आगे समझ में आए। तो वर्गीकरण के आधार पर है, पहला कौन सा है, समवर्ती स्तर, दूसरा कौन सा होगा, सममिति होगा। तो पहला तो कौन सा बेटे, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, लिख लेते हैं। पहला तो संगठन का स्तर और दूसरा कौन सा है, सममिति सिमेट्री। इसके आधार पर जीव 3 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो अरीय सममित, दूसरे द्विपार्श्व सममित और तीसरे हो सकते हैं असममित। इसके आधार पर भी जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। अब देखो क्या है, अरीय सममित ऐसे जीव जिनको किसी भी एंगल से यदि काटा जाए तो शरीर के 2 बराबर टुकड़े हो जाते हैं, उन्हें अरीय सममित कहते हैं। ऐसे जीव जिनको किसी भी एंगल से काटा जाए तो शरीर के 2 बराबर टुकड़े हो जाते हैं। जैसे कि ये एक अमीबा है, इसको यहाँ से काटो 2 बराबर टुकड़े, इसको यहाँ से काटो 2 बराबर टुकड़े, इसको यहाँ से काटो या यहाँ से काटो, कहीं से भी काटो 2 बराबर टुकड़े हो रहे हैं ना। कहीं से भी काटने पर या किसी भी तल से काटने पर जीव के 2 बराबर टुकड़े हो जाते हैं। यही कंडीशन रिप्रेजेंट करती है बेटा किसको, अरीय सममित। ऐसे जीव जिनके 2 से ज्यादा खंड बराबर हो जाए उसे अरीय सममित कहते हैं। फिर दूसरा कौन सा है, द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित का मतलब एक जगह से काटोगे तब तो 2 बराबर टुकड़े हो जाएंगे, बाकी कहीं से भी काटो तो नहीं हो पाएंगे। हम क्या है, जो मनुष्य है वो क्या है, द्विपार्श्व सममित है। कैसे, यदि हमारे शरीर के 2 बराबर टुकड़े करेंगे तो कहाँ से हो सकते हैं, यदि आपको यहाँ से काटा जाए, पेट के बल काटा जाए, बराबर ऐसे काट दिया जाए तो 2 टुकड़े होंगे, क्या दोनों बराबर है, नहीं। क्यों, नीचे वाले में पैर है, ऊपर वाले में नहीं है, ऊपर वाले में हाथ है, कान है, आंख है, नाक है, नीचे वाले में नहीं है, तो बराबर टुकड़े तो नहीं हुए ना। फिर यदि हमको यहाँ से काटा जाए, इस प्रकार से काटा जाए, नाक के बल ऐसे आधा मुंह इस प्रकार से, यानी एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल काटा जाए तो जो 2 टुकड़े होंगे बिल्कुल बराबर, दोनों में एक एक आंख, जो होठ है वो भी आधे, नाक है वो भी आधी, सिर भी आधा, एक एक हाथ, एक एक पैर, शरीर के सारे अंग भी क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। इसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममित। तो जिन जंतुओं को किसी एक ही तल से बराबर 2 भागों में काटा जा सकता है वे द्विपार्श्व सममित होते हैं। जैसे कि कोई भी चीज ले लीजिए, मनुष्य ले लीजिए, ठीक है ना, केवल एक्सप्लेन करने के लिए। अब इसको यहाँ से काटो, कोई बराबर है ना, यहाँ से तो बराबर नहीं है। असममित ऐसे कोई जीव, इसको कहीं से भी काट लो, 2 टुकड़े बराबर नहीं होंगे, इस एक में ज्यादा है, एक में कम, कुछ भी रहेगा, उनको बोलते हैं असममित। ये सिमेट्री है ना। तो दूसरा है संघनन का, पहला संघनन के स्तर एक कोशिका है कि ज्यादा कोशिका है उसके आधार पर, दूसरा हम सिमेट्री ले सकते हैं सममिति के आधार पर, और तीसरा हम ले सकते हैं कोरक। कोरक के आधार पर 3 प्रकार के जीव हो सकते हैं, कोरकी, द्विकोरकी और त्रिकोरकी। ये 3 कोरक क्या है, तो देखो जब भ्रूण बनता है ना, माँ के पेट के अंदर जब एम्ब्रियो बनता है, जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है तो कुछ नई चीजें बनती हैं। 3 चीजें बनती हैं, एक तो बनती है उस समय एक्टोडर्म, दूसरी बनती है एंडोडर्म और तीसरी बनती है मेसोडर्म। एक और की होता ही नहीं, क्योंकि इसमें 2 तो बनेंगी। जब भ्रूण का परिवर्तन होता है तो 3 प्रकार की लेयर बनती है मोरुला ब्लास्टुला के दौरान, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इनको हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे। तो यदि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान 2 लेयर बनती हैं, 2 कोरक बनते हैं, तब तो वो द्विकोरकी है, और यदि तीनों लेयर बन जाती है तब इसे क्या कहते हैं, त्रिकोरकी है। तो बहुत सारे जीवों का जब 9th क्लास में थे आपने तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि वो जीव द्विपार्श्व सममित और त्रिकोरकी होते हैं। तो द्विपार्श्व सममित कैसा होता है वो हमें पता लगा। अब उसमें कोरक के आधार पर भी कैसे हैं, तो उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों लेयर बनती है, तब आप ऐसे जीव को त्रिकोरकी कहेंगे। 2 बनती है तो क्या कहेंगे, द्विकोरकी कहेंगे। 2 और 3 हमारे स्तर हो गए। इसके अलावा जब हम और कुछ स्तर ले सकते हैं
किसी में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, वास्तविक देह गुहा होती है किसी में कूट देह गुहा आभासी देह गुहा होती है, उसके आधार पर भी जंतुओं को बांट सकते हैं। संगठन का स्तर पहला है, दूसरा समिति, तीसरा कोरक या कोरक भवन कह सकते हैं, चौथा सिलोन और पांचवा ले रहे हैं हम खंडी भवन, सेगमेंटेशन। खंडी भवन के आधार पर भी आप एनिमल को बांट सकते हो। जीवों में बहुत सारे प्रकार के खंड होते हैं ना, बॉडी के खंड हैं, उन खंडों के आधार पर भी आप जीवों को बांट सकते हो। तो विभिन्न प्रकार के जीवों में उसके खंड के आधार पर उसको डिवाइड करना खंडी भवन है या सेगमेंटेशन है। बहुत सारे प्रकार के खंड हो सकते हैं जीवों में, जैसे कि केंचुआ है, जैसे कि सांप है, जैसे कि कॉकरोच है। उसमें क्या होते हैं, बॉडी में खंड होते हैं, तो खंडों के आधार पर भी आप इनको डिवाइड कर सकते हो। तो ये बेसिक से हमारे पास कुछ कंसेप्ट है जिसके आधार पर हम जीवों को बांट सकते हैं। तो जंतुओं के वर्गीकरण का एक आधार तो ये है, और सबसे जो बड़ा आधार है, इनसे भी बड़ा आधार है, वो है पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड या नोटोकॉर्ड कुछ भी कह सकते हो। पृष्ठरज्जु की मैं बात करूं, जिसको सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी। पृष्ठरज्जु के आधार पर भी आप इनको डिवाइड कर सकते हो। नोटोकॉर्ड, सबसे बड़ा जो आधार वर्गीकरण का एनिमलों का वो यही है, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें नोटोकॉर्ड होती है, उसे कॉर्डेट्स, जिसमें नहीं होती वो नॉन कॉर्डेट्स। केवल यही है। कशेरुकी है कशेरुकी, पृष्ठवंशी है पृष्ठवंशी, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट किसके आधार पर डिवाइड करते हैं, नोटोकॉर्ड के आधार पर। यानी इन चीजों को हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जिन जंतुओं के अंदर रीढ़ की हड्डी, पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड पाई जाती है उन्हें कॉर्डेट, पृष्ठवंशी या कशेरुकी कहते हैं। जिनमें नहीं पाई जाती उन्हें नॉन कॉर्डेट, अपृष्ठवंशी और अकशेरुकी कहते हैं। तो यहीं से उसका डिवाइडेशन शुरू करके हम पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए यहाँ से। इसमें से आप कुछ चीजें नोट कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें आपको नोट करनी है, कौन कौन से मेथड रहते हैं क्लासिफिकेशन के, जो आधार हैं, बेसिस। ये मेरा क्या है, बेस है। नेट में क्या लगा के लिखोगे, वर्गीकरण के आधार के, किस आधार पर आप जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। इससे पहले वाले में क्या पढ़ा था, प्लांटिंग, जितने प्रकार की प्लांट्स हैं, पादप है, उसको वर्गीकरण का आधार पढ़ा था। तो प्लांट में वर्गीकरण का मेन आधार क्या था बेटे, सेल वॉल थी ना, फोटोसिंथेसिस करने के आधार पर सेल वॉल थी, उनकी प्लांट बॉडी थी, जिसके आधार पर हम उसको डिवाइड कर रहे थे। सबसे छोटे एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। एक उसमें प्लांट का एक आधार सेल वॉल था, सेल वॉल के आधार सारे प्लांट्स में सेल वॉल होती है। इसके अलावा हमने जो आधार माना था वो कौन सा माना था, फ्लोवर, जिसमें फ्लोवर होता है उसे पुष्पोद्भिद नाम दिया था। जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसमें फ्लोवर नहीं होता वो होते हैं ब्रायोफाइट, टेरोफाइट और एल्गी। तो प्लांटिंग का भी हम डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से एनिमल का पढ़ना है कि जंतुओं को किस आधार पर बांट सकते हैं, उसके आधार, पहला संगठन के आधार पर, दूसरा समिति, तीसरा कोरक और चौथा सिलोन, पांचवा खंडी भवन और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, छठा नंबर लगा कर लिख सकते हो, पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड के आधार पर, यानी रीढ़ की हड्डी के आधार पर। तो इसके आधार पर एनिमल कितने प्रकार के होते हैं, तो अब आगे बढ़ाते हैं। ये चीजें आप नोट कीजिए। बेटाओ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को थोड़ा रोक कर लीजिए। तो हमारा जो प्राणी जगत है, इस प्राणी जगत को दो भागों में हम डिवाइड करते
थंब रूल आपको याद रखना है नोटोकॉर्ड के आधार पर। नोटोकॉर्ड क्या होती है? प्रस्थ रज्जु, सीधी भाषा में रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं ना। रीढ़ की हड्डी के आधार पर इसको दो भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। पहला कौन सा होगा? जिसे हम कहेंगे कोर्डेट्स। दूसरा कौन सा होने जा रहा है इसमें? नॉन कोर्डेट्स। इसको क्या कहेंगे? पृष्ठवंशी। अपृष्ठवंशी। ये कशेरुकी या कशेरुक कह दो। है कशेरुकी, ये इसको भी कशेरुकी कह दो। ये इनके नाम हैं, अलग हैं, तीनों एक ही चीज। तो क्या मेजर डिफरेंस होगा इसमें? इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है, थंब रूल है, याद रखना। और इसमें नोटोकॉर्ड होगी। ये चीज आपको याद रखना है। नोटोकॉर्ड के आधार पर ही हम एनिमल्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन के आधार पर इसको और यदि हम बांटे तो कौन कौन से इसमें क्लास होती हैं हम उसका भी जिक्र करते हैं। लेकिन एनिमल जितने भी हैं उसे कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक जिसमें रीढ़ की हड्डी हो वो ये है, दूसरे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं हो वो क्या होते हैं? अपृष्ठवंशी होते हैं। तो इसका एक और थोड़ा सा जाल सा या एक और टेबल बनाते हैं, फिर उसके आधार पर पढ़ेंगे अपन। इनको कुछ नोट करो तो ठीक है, वरना कोई नहीं। एक चीज और है जिसके आधार पर हम इसको डिवाइड करना चाहेंगे। यहाँ पर मैं लिख दूँ एनीमिलिया। एनीमिलिया को कितने भागों में डिवाइड करेंगे? दो। यहाँ पर एक स्केलेटन बनाना है। पहला लिख देते हैं, पहले नॉन कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉन कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब नॉन कोऑर्डिनेट्स के जो एनिमल्स हैं हम उनका जिक्र करते हैं। जो ग्रुप है, पहला प्रोटोजोआ, चलो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। पहला प्रोटोजोआ, इसको मैं अलग अलग से लिखा हूँ, क्यों लिखूंगा ये भी आपको बताऊंगा बाद में, इसके पीछे क्या रीजन है। इसके बाद में पोलीफेरा, प्रोटोजोआ पोलीफेरा सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, डायनोडर्मेटा। तो ये इसके अंदर मेन है। आप प्रोटोकोर्डेटा को भी ऐड करेंगे। प्रोटोकोर्डेटा, इस प्रकार से जो चीजें आपने हैं माइंड में वो ये रही, नोट करेंगे आप। एक नाम इसमें और लिखूंगा, वो रेड कलर से लिख देता हूँ मैं, टीमोफोरा।
हम यहाँ की बात करें, इसमें 5 चीज़ें होंगी क्रमशः। पहला एविज, स्पीसीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और मैमेलिया। ये 5 इसके भाग हैं और इधर से 10 और 11 भाग इसके हैं। दिख रहा है सबको? दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अच्छा, नीचे वाला नाम थोड़ा नहीं दिख रहा है। टीनोफोरा अब तो दिख रहा है। चलिए, जो टीनोफोरा नाम है इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ये जो नीचे नीचे नाम लिखा है कम दिख रहा है, तो इसको यहाँ लिखा है। इसको मैंने रेड इसलिए लिखा है, इसको रेड लिखने का कारण है क्योंकि इसके कोई भी सदस्य जीवित नहीं है। इसके सदस्य वर्तमान में सदस्य जीवित नहीं है, इसलिए इस ग्रुप को मानो या ना मानो, लेकिन यदि मानते हैं टीनोफोरा को इस आधार पर ये सबसे छोटा संघ है, ये सबसे छोटा संघ है, और आर्थ्रोपोडा है ये सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा संघ और ये सबसे छोटा संघ। एक चीज आपको ये याद रखनी है, प्रोटोजोआ मैंने इस कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोटोजोआ के जो प्राणी हैं उसको एनीमिलिया में पढ़ने के बजाय हम पहले कहाँ पढ़कर आए हैं? मोनेरा में पढ़कर आए हैं, सॉरी प्रोटिस्टा में पढ़कर आए हैं। इन्हें पहले कहाँ पढ़कर आए हैं? प्रोटिस्टा में। याद कीजिए, प्रोटिस्टा में सारे एककोषीय जंतु अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम यही होते थे ना। तो यहाँ पर तो प्रोटोजोआ वही है, तो यदि एनिमल के आधार पर प्रोटोजोआ को पढ़ो तब तो आप यहाँ पढ़ सकते हो, और यदि अलग से पढ़ेंगे तो फिर कहाँ पर? क्योंकि ये प्रोटिस्टा जगत का एनिमल्स है, या प्रोटिस्टा जगत की इसके एनिमल्स होते हैं। तो यदि केवल जंतु, दुनिया में सारे जंतु पढ़ेंगे तब तो इनको जंतु ही होते हैं, तब तो यहाँ पढ़ना पड़ेगा, और जगत के हिसाब से पढ़ें तब इन्हें कहाँ पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा। बाकी ये सारे के सारे इसके हैं। तो पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज का दूसरा नाम है नीमेटोडा, ये इसका दूसरा नाम। बाकी सबके दूसरे नाम है, लेकिन जनरली जो चीज हमें आनी चाहिए वो ये देख लेते हैं, बाकी एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। इधर देखिए, कोडेट्स 5 भागों में 1, 2, 3, 4, 5। एविज ये पक्षी वर्ग है, सारे उड़ने वाले पक्षी। स्पीसीज इसमें सारी मछली वर्ग आती है। रेप्टिलिया इसमें सारे वे जानवर जो रेंग कर चलते हैं, रेंगने वाले। एम्फीबिया इसको उभयचर कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ऐसे प्राणी जो जल और थल दोनों में रहे। मैमेलिया का अर्थ है स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। मनुष्य यानी मानव, इसी का एग्जाम्पल है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ये कुछ चिल्ड्रन है, आप लिख लीजिए। अगले वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे, एक एक करके, ठीक है? इसको आप उतारो अच्छे से। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इसी पर होगा। तो अगली वीडियो में हम कहाँ से शुरू करेंगे? एजुबिस। एनीमिलिया को 2 भागों में नॉन कोडेट्स और कोडेट्स, इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक को हम पढ़ेंगे। दोनों भागों का जो मेन मकसद है किसके आधार पर डिवाइड किया गया है? नोटोकॉर्ड, ये आप याद रखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी पृष्ठरज्जु के आधार पर इन जंतुओं को, सभी जंतुओं को दुनिया में पाए जाते हैं, उन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1 नॉन कोडेट, सेकंड कोडेट्स। नॉन कोडेट्स के जो संघ हैं उसे याद रखेंगे। प्रोटोजोआ। अच्छा, सबसे बड़ा क्या होता है? वर्गीकरण पढ़ा था ना पहले की कक्षा में, या पहले की क्लासों में देखो आप क्लासिफिकेशन, तो उसकी इकाई पढ़ी थी हमने। सबसे छोटी इकाई जाति और सबसे बड़ी इकाई होती है क्या?
जगत उससे छोटा संघ, जगत तो एनिमिलिया हो गया ना, अब ये संघ है सारे, ठीक है बेटे। तो प्रोटोजोआ, देन सेकंड ओरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोपोडेटा और टिनोफोरा, ठीक है ना। ये थोड़ा सस्पेंसिव है, इसके बारे में फिर से जिक्र करेंगे, ये दोनों के बीच का भी हो सकता है, तो जब एक एक पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा डिटेल से बताएंगे। यहाँ देखो 5 हैं, एबी स्पीसीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और मैमेलिया। रेप्टिलिया को हिंदी में क्या कहते हैं? स्तनचूली, सरीसृप, ठीक है। एबीज को पक्षी वर्ग कहते हैं, इसको मछली वर्ग कहते हैं, वो उभयचर होते हैं, वो स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे कि गाय, भेड़, बकरी, भैंस, ये। इस प्रकार से एक स्केलेटन हमने तैयार किया है, एक रूपरेखा बनाई है कि किस प्रकार से हम एनिमिलिया जगत को पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम प्राणी जगत को पढ़ेंगे, जो कि आपका नया सिलेबस एनसीईआरटी का है, उसका चैप्टर नंबर 4 है। उसमें चैप्टर नंबर 4 का नाम प्राणी जगत यानी एनिमिलिया है, एनिमल किंगडम है, उसको हम इस प्रकार से डिवाइड करके पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो होगा, सेकंड पार्ट होगा इस चैप्टर का, वो हम प्रोटोजोआ से या पूरी तरह से शुरू करेंगे, क्योंकि प्रोटोजोआ से नहीं करें तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो हम प्रोटिस्टा में पढ़ाए हैं, अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, वो चीज़ें वहाँ पढ़ कर आए हैं, तो हो सकता है हम पूरी तरह से शुरू करें। तो इस क्लास को आप अच्छे से माइंड में रखेंगे, अगली क्लास में पढ़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन चीज़ों को नोट करना अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेके, और अच्छे से नोट्स बनाते रहो साथ साथ में, इससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू बेटा।